हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का अल्टीमेट बैच में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का आज वन शॉट हम बिल्कुल अच्छी तरीके से करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई, आईसीएसई और ऑल स्टेट बोर्ड के लिए फोकस है। मेन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए फोकस है। इसके अंदर आपको मेन थ्योरी प्लस पीवाई की जो बोर्ड के हैं और जो बन सकते हैं प्रेडिक्टेबल, वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के चैप्टर का नेम समझेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? पहले तो देखो ड्यूअल का मतलब क्या है। ड्यूअल का मतलब होता है दो। ठीक, दो नेचर की रेडिएशन की हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। इसके पीछे ना एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है? अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, जो ये चैप्टर होने वाला है ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। ठीक है, वन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही चलेंगे हम। एनसीईआरटी की जो मेन चीज़ें हैं उनको ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो चैप्टर है उसमें 4 साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ जो लाइट है उसको अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, अलग अलग तरीके से बताया। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लाइट को जो न्यूटन साहब थे उन्होंने लाइट को पार्टिकल बताया। ठीक है, जो न्यूटन साहब थे, जो साइंटिस्ट हमारे न्यूटन जी थे, उन्होंने लाइट को क्या बताया? पार्टिकल बताया। लाइट को क्या बताया? पार्टिकल बताया। पार्टिकल नेचर का होता है। और इसके बेस्ड पर उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। फिर न्यूटन जी के बाद आए हमारे हाइजन जी। हाइजन जी भी एक साइंटिस्ट थे। आपको ये नॉर्मली पता होना चाहिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किसको लाइट को क्या माना। हमें नॉर्मली ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाइजन साहब आए। हाइजन साहब ने इसको क्या माना? हाइजन साहब ने इसको लाइट को मैकेनिकल वेव माना। मैकेनिकल वेव माना। ठीक, इसके बेस पर उन्होंने डाइफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद आए मैक्सवेल साहब। उन्होंने लाइट को नॉन मैकेनिकल वेव माना। ठीक है, उसके बाद आए डी ब्रोगली। उन्होंने क्या कहा? लाइट के क्या है? ड्यूअल नेचर है। लाइट के ड्यूअल नेचर है, जो कि क्या होता है, सम टाइम ये बिहेव करती है, सम टाइम ये बिहेव एज ए लाइट, बिहेव एज ए पार्टिकल, सम टाइम बिहेव एज ए पार्टिकल और सम टाइम बिहेव एज ए वेव। आखिर में डी ब्रोगली साहब ने कहा, और उन्होंने इसके बेस पे काफ़ी सारा जो एक्सप्लेन की थ्योरी, और वो सब सेटिस्फाई भी करती थी। फिर उसके बाद डेविसन और जमर करके वो साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। एक्सपेरिमेंट उन्होंने वेरिफिकेशन भी किया, जो कि आपकी बुक में है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए। हमें बस इतनी बात इसकी पता होनी चाहिए। अपनी जो इंट्रोडक्शन वाली जो लाइनिंग है उसके अंदर यही सब बोला गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? द फिनोमिना ऑफ एमिशन। क्या लिखेंगे? द फिनोमिना ऑफ एमिशन। द फिनोमिना ऑफ एमिशन। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of metal. From the surface of metal is called इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, ये वाली लाइन हो गई। तो अब इसका मतलब समझो। पहले सबसे पहले देखो एमिशन का मतलब क्या होता है। एमिशन का मतलब होता है किसी में से कोई चीज को निकालना। ठीक है, वो फिनोमिना जो इलेक्ट्रॉन को निकाले फ्रॉम, कहाँ से? सरफेस ऑफ मेटल के सरफेस से। मान लीजिए कि ये मेटल है। अब इस मेटल के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो मतलब इस मेटल पे कुछ ऐसा आए और वो बाहर निकले, मतलब कोई एनर्जी आएगी और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी की वजह से बाहर निकलेंगे। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इसको पूरी तरीके से समझने के लिए हमको 3 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी समझने की।
पहला है फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड वर्क फंक्शन। ये तीन चीजों को हम अच्छी तरीके से तो कंटिन्यू करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये देखो। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो हमारे मेटल है, मेटल की आउटर मोस्ट सरफेस पे लूजली बाउंड एटम्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, मूव वो इजीली कर पाते हैं मेटल सरफेस पे, पर वो बाहर नहीं निकल पाते। उन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये मान लो मेटल है, ये मेटल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कि लूजली बाउंड है, वो बाहर नहीं निकल सकते बट वो अंदर मूव कर सकते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहेंगे तो इसका ऐसे लिख सकते हैं, इन मेटल के अंदर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, जो आउटर शेल पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं टू द एटम्स, हेंस दे आर फ्री टू मूव, इजिली मूव, मतलब वो अंदर इजिली मूव कर सकते हैं विद इन द मेटल सरफेस बट कैन नॉट लीव द। ये देखो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है वो इसमें लिखी हुई है, इन द मेटल द इलेक्ट्रॉन इज द आउटर शेल, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल में होते हैं बट वो लूजली बाउंड होते हैं, वो अंदर मेटल के मूव तो कर सकते हैं बट वो बाहर नहीं निकल सकते मेटल सरफेस के, उसी को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन क्या होता है? जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है देख लेते हैं। वर्क फंक्शन वो फंक्शन है, मतलब वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एनर्जी का अमाउंट है दैट रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, amount of energy required by an electron emit from the metal surface। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को हम इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन को हम इससे भी डिनोट करते हैं। और जो वर्क फंक्शन हमारा होता है वो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एसआई यूनिट होती है। और ठीक है, हम वर्क फंक्शन को 5 नॉट से वो करते हैं, 5 नॉट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है। और ये जो वर्क फंक्शन होता है ये डिपेंड करता है मेटल की प्रॉपर्टी पर, पे डिपेंड करता है, मेटल पे डिपेंड करता है कि कौन से मेटल पे कितना हमारा वर्क फंक्शन लगेगा, वो उसकी सेंसिटिव जो वैल्यूज होती है, इम्प्यूरिटीज होती है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, दैट इज क्या है, वो 2 इंपॉर्टेंट बातें, जो प्लेटिनम होता है हमारा, प्लेटिनम जो मेटल होती है, और एक जो मेटल हमारी होती है सीजियम, इन दोनों का जो इसका प्लेटिनम का जो वर्क फंक्शन होता है हमारा, जो 5 नॉट होता है, वो सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट होता है, दैट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सीजियम का सबसे लोवेस्ट होता है, दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी एनसीईआरटी में मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, ये आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर सारे वर्क फंक्शन दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसको हम यही एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं। देखिए, जो थर्मियोनिक एमिशन हमारा होता है वो एमिशन होता है जो थर्मल एनर्जी की वजह से, मतलब उस पर थर्मल एनर्जी पड़े और उसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कम आउट हो जाए मेटल से। ठीक है, फील्ड एमिशन वो एमिशन होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डलेगा और इलेक्ट्रॉन उसमें से पुल होंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब लाइट की वजह से होता है, उस पर लाइट पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा थर्मियोनिक एमिशन है वो थर्मल एनर्जी की वजह से है।
थर्मल एनर्जी, मतलब कि जो हीट है उस पर, वो उस मेटल पर, जैसे ये मेटल है, उस मेटल पे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल पर क्या पड़ेगी, हीट पड़ेगी, मेटल पे क्या पड़ेगी, हीट पड़ेगी, तो जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब टोटली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है इन सभी प्रोसेस के अंदर। और एक वो है जिसके अंदर क्या पड़े, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़े। ई डॉट एफ को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट किया, उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगी और फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। एक होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यहाँ पे फोटोन की बात आई है कि मतलब फोटोन पड़ेगी, मतलब लाइट पड़ेगी। ठीक है, लाइट आएगी और लाइट के से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब आप समझो, आप ये समझे, ये जो पूरा टॉपिक है ना हमारा चैप्टर, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे ही डिपेंड करता है। आओ पहले समझते हैं लाइट क्या है, फोटोन क्या चीज है, ये देखते हैं। ठीक है, देखो काफी सारे फोटोन मिलकर एक लाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, लाइट बनाते हैं। द कलेक्शन ऑफ द फोटोन, द कलेक्शन ऑफ फोटोन इज लाइट। ठीक, कलेक्शन ऑफ फोटोन ही लाइट है। और फोटोन क्या है, काफी सारे क्वांटा का कलेक्शन जो है वो फोटोन बनता है, और काफी सारे फोटोन का कलेक्शन लाइट बनाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये फोटोन वाला जो टर्म है वो समझ में आया होगा। मतलब अब जैसे फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन है उसके अंदर क्या है, ये मेटल है, यहाँ पर लाइट पड़ेगी, जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ेंगी, या कोई भी लाइट जो हमारी टॉर्च होती है, बैटरी होती है, वो इस मेटल पे पड़ेगी। और जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर वो लाइट उस वर्क फंक्शन को मतलब कंप्लीट करेगी, उस वर्क फंक्शन जितनी वो लाइट होगी, तभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलेंगे। मतलब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब एक थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन क्या है, ये अपना जो है क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कंडीशन है वो अब हम देखते हैं कि ये कब होगा। जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एमिशन है ये समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, एक ही कंडीशन है इसकी कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन की एनर्जी है, जो फोटोन की एनर्जी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होनी चाहिए, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के। मतलब वर्क फंक्शन जो मेटल का है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी जो है उससे जो एनर्जी ऑफ फोटोन की वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा होनी चाहिए। अब कई लोग बच्चे लोग समझ लेते हैं कि एनर्जी ऑफ जो लाइट होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होनी चाहिए, तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये वाली रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऑफ लाइट का यूज कर दिया है, ये नहीं हमें करना। हमें यूज किसका करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन का यूज करना है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन, दो कंडीशन और है। फ्रीक्वेंसी जो फोटोन की होती है वो भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक ये हो गई, और दूसरी तीसरी हो जाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसमें जस्ट अपोजिट है कि जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड ज़्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ ऑफ फोटोन कम होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। यहाँ पे तीन कंडीशन हमने देखी। पहली एनर्जी वाली, एक एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। ठीक, थ्रेशोल्ड ऊपर, इसको हमने पता है कहाँ से निकाला है, इसको हमने यहाँ से निकाला है, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट, दोनों को इक्वल रख दिया, एच से एच काट दिया, ये एफ नॉट। अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इसके हो जाएगा। तो ये बात आप छोड़ो, बस ये समझो, ये तो बड़ी हाई क्लासेस में हो जाएगा। आप ये तीन टर्म याद रखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कंडीशन है वो तीन ये हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर रही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका हमने ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी करा है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम ये वाली
सारा कुछ देखते हैं। इसमें क्या है मेनली ना, ये हमारा ये डायग्राम है, ये इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर क्या है हमारा, ये डायग्राम यहाँ से इसको बोला जाता है, यहाँ पे एमिट होती है लाइट एमिट होती है, और यहाँ से लाइट आती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और इधर कलेक्ट होते हैं एनोड साइड पे। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और यह पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इधर से अट्रैक्ट होता है, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पता लगता है। तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट है, वो इस पर आएगी और इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, फिर वो निकलेंगे। ये क्वार्ट्ज विंडो बोली जाती है। इस साइड को कैथोड बोला जाता है, इस साइड को एनोड बोला जाता है। जब हम की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तब ये प्रोसेस हमारी होगी, तब हमारा यहाँ पे करंट आई हमको दिखेगा। ठीक है, ये हमने देखा। हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको नहीं समझना, या आगे भी आपको मैं बताऊंगा। देखो, जो एनर्जी होती है ईच फोटोन, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, ईच फोटोन, हर फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं HF से। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, और एक फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फिर एनर्जी इधर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। ये हमारी एक फोटोन की क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, और इस एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, hc/λ भी लिख सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हम c/λ लिखा है हमने, इस फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा है, c/λ। और हमारा इसमें h क्या होता है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इस प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 6.6 क्या होती बताओ 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है, और इसकी डायमेंशन की भी हम बात कर लेते हैं। जो इसकी डायमेंशन होती है वो क्या होती है, mL/T-1 इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, SI यूनिट इसकी जूल सेकेंड होती है, जो हमारी SI यूनिट होती है। ठीक है, वो वाली बात मैंने बताई दी आपको कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। अब इस एनर्जी को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताता हूँ मैं आपको। इस एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, hc/λ। इन दोनों के इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 10 की पावर 9। ये जो c है ये क्या चीज हो गई है, ये क्या स्पीड ऑफ लाइट है। आई होप आपको पता होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आंसर। और इसको नीचे लैम्डा को मैं यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में रखूंगा, तब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लैम्डा पुट करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं, या कुछ भी पूछ रखा है तो हम निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, या अगर ये मेरे को एंगस्ट्रॉम में ना देकर नैनोमीटर में दे रखा है, जो ज्यादातर दिया होता है उस पर बता रहा हूँ, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इंटू नैनोमीटर में हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी लाइट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, अभी हमने देखा एक फोटोन की एनर्जी, और काफी सारे फोटोन मिलकर एनर्जी लाइट का निर्माण करते हैं, लाइट बनाते हैं। तो अब लाइट की एनर्जी देखेंगे। अगर एक फोटोन की एनर्जी HF है तो लाइट की एनर्जी n टाइम्स HF हो जाएगी। और इस NHF को मैं क्या लिख सकता हूँ, NHc/λ। राइट, समझ में आया आपको। अगर मेरे को नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ फोटोन है, तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, E = NHc/λ। तो ये लैम्डा ऊपर आ जाएगा, E लैम्डा बटे ऊपर से इधर आ जाएगा HC = ये मेरा n आ जाएगा कि नंबर ऑफ फोटोन कितने। कई बार हमारे पास क्वेश्चन रहता है ना कि नंबर ऑफ फोटोन निकालो, तो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लाइट की एनर्जी निकालेंगे तो हम ये, अगर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के ये वाला करेंगे। अगर हमें C और लैम्डा अलग अलग दे रखे हैं तो हम ये करेंगे। इसमें भी वही फंडा, अगर 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो हम यहाँ पे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। अगर नैनोमीटर दे रखा है तो 1240 लिख सकते हैं। समझ में आई? आई होप समझ में आपको आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? पावर, लाइट की पावर देखते हैं। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बटे टाइम। एनर्जी ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट देख रहे हैं तो एनर्जी ऑफ लाइट आएगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट क्या होती है, NHc/λ × T। ये हमारी हो गई पावर।
ठीक है। अब जैसे कई बार आता है कि हमें बताओ फोटोन पर सेकेंड बताओ, न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको मैं कि न्यूमेरिकल के अंदर क्या पूछता क्या है वो बता दिया आपको कि न्यूमेरिकल में पूछता है कि नंबर ऑफ फोटोन बताओ या पर फोटोन पर सेकंड कितने रिलीज हो रहे हैं वो बताओ, ठीक है। वो या हाँ यही पूछता है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, इस n बाई टी इधर आ जाएगा, देखो n बाई टी इज इक्वल टू पी लेमडा बाय एच सी हो जाएगा। देखो n और t ये जो पार्ट है ये मैं इधर ले आया, एच टी जो वहीं है, ठीक। ये p एच टी आ गया और ये जो लेमडा ये ऊपर चला गया, इसके पास लेमडा आ गया और ये एच सी नीचे आ गया, ठीक है। तो n बाई टी हो गया। तो ये हमारा क्या है, फोटोन पर सेकेंड जब वो पूछते, फोटोन पर सेकेंड जब वो पूछे तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम। इंटेंसिटी होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। इंटेंसिटी होती है कि कितना पावर कितना एरिया में लग रहा है, कितनी पावर या कितना पावर कितने एरिया में लग रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। कितने एरिया में कितना पावर लग रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। अब पावर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, कि कितनी एनर्जी कितने टाइम में लग रही है उसको बोला जाता है पावर, ठीक। पावर क्या होता है, ई बाई टी, मतलब कि कितनी एनर्जी कितने टाइम में लग रही है उसको बोला जाता है पावर, ठीक। हमने एनर्जी पावर तो देख ही लिया। तो इस पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी इंटू एनर्जी बटे टाइम और नीचे वाला एरिया को एच डी लिख सकता हूँ। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी। अब मेरी एनर्जी क्या थी, इस वाले पूरे टर्म को मैंने क्या लिखा था, एन एच सी बाय लेमडा और ए एच डी आ जाएगा। तो मेरी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी फाइनल, एन एच सी बाय लेमडा ए, ये मेरी हो जाएगी इंटेंसिटी। अब इसके अंदर भी पूछते हैं, इसके अंदर पूछते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर सेकेंड कितने हो रहे हैं या नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड कितने हो रहे हैं। तो तब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, तब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n बाई टी। वैसे ही एच इसके अंदर भी मैं करूंगा कि इस, अच्छा यहाँ पे टी भी आएगा, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे टी भी आएगा क्योंकि ये टी तो भूल ही गए ना आपा। तो n बाई टी ये वाला जो है n बाई टी इधर रख के ये लेमडा ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, आई लेमडा ए बटे एच सी। तो कि नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर सेकेंड कितने हो रहे हैं या नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड कितने हो रहे हैं, तब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ कि बोर्ड में क्या पूछा जाता है। ये हम ना बेसिक चीजें देख रहे हैं पहले चैप्टर की, पहले हमें बेसिक जब क्लियर होगा तभी हम तो आगे बढ़ पाएंगे ना, है ना। अच्छा, फोटोन का जब हमारा जो फोटोन होता है उसमें जब वो रेस्ट पर होता है, जब हमारा फोटोन रेस्ट पे होता है तो उसका मास क्या होता है बताओ, पता है किसी को, क्या होता है, जीरो होता है, जीरो, ठीक है। रेस्ट फोटोन का जो मास होता है वो जीरो होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ठीक है। और स्पीड फोटोन की जब वैक्यूम होता है, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम क्या होती है, सी, हमेशा ये होगी वैक्यूम के अंदर। और कोई मीडियम अगर आ जाए, किसी मीडियम के अंदर आ जाए तो वो जितना मीडियम है उतना डिक्रीज कर देगा, तो सी बाय म्यू हो जाएगी, दिख रहा है ना, यस दिख रहा है। तो वो उतना डिक्रीज कर जाएगी, अगर कोई मीडियम है वो म्यू टाइम से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और फिर यहीं पे बता देता हूँ कि जो फोटोन पे जो चार्ज होता है फोटोन पर, वो क्या होता है, जीरो होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज फोटोन पर नहीं होता। जो फोटोन होता है उसको कभी भी हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक। और इट कांट डेविएट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कभी भी ये डेविएट नहीं करता। और एक्सरे एक कलेक्शन होता है हाईली एनर्जाइज्ड फोटोन का, जो एक्सरे हमारे होते हैं, जब देखा होगा ना एक्सरे रे, वो क्या होती हैं, वो हाईली एनर्जाइज्ड जो फोटोन होते हैं, हाईली एनर्जाइज्ड, ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। एनर्जाइज्ड फोटोन जो होती हैं उनके कलेक्शन को मैं क्या कहता हूँ, एक्सरे कहता हूँ, ठीक। और जो हमारी और भी गामा रे होती है वो और अलग अलग कंसेप्ट है। अच्छा, अब हम ना फोटोन के मोमेंटम को भी देख लेते हैं, फोटोन में मोमेंटम भी होता है, ठीक है। अब जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, एच सी बाय लेमडा होती है, ठीक है। इस h बाय लेमडा ही ये हमारा वो होता है, मोमेंटम होता है। h बाय लेमडा को मैं मोमेंटम लिख सकता हूँ, हम मोमेंटम की टर्म निकाल रहे हैं, समझो। h बाय लेमडा को मैं p लिख सकता हूँ, पी सी, ई इज इक्वल टू
पी सी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, अब ये पी क्या चीज़ है, इस पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पी को मैं लिख सकता हूँ ई बाय सी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, इस पी को मैं ई बाय सी लिख सकता हूँ। अगर मैं ई बाय सी को लिखूंगा तो एनर्जी को मैं एच सी बाय लेमडा सी, तो ये लेमडा से एच सी से कैंसिल, लेमडा एच बाय लेमडा भी हो सकता है ये। अच्छा कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको, चलो दोबारा से देखो। जो हमारी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या है, फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाय लेमडा। अब ये एच सी बाय लेमडा होती है, चलो ठीक है, ये मान लिया आपने ये एच सी बाय लेमडा होती है। अब इस एच बाय लेमडा को मैं पी कह सकता हूँ, कह सकता हूँ पी। नहीं आया समझ, देखो एनर्जी को एच सी बाय लेमडा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस एच बाय लेमडा को मान लो मैं पी मान रहा हूँ, पी सी, एनर्जी को उसको पी बाय सी, तो इस पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई बाय सी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस एनर्जी को मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाय लेमडा लिख सकता हूँ, ये सी एज इट इज, सी से सी कैंसिल, एच बाय लेमडा लिख सकता हूँ ना। इस मोमेंटम को मैं एच बाय लेमडा भी लिख सकता हूँ और एच सी बाय लेमडा सी भी लिख सकता हूँ और ई बाय सी भी लिख सकता हूँ। ये 3 टर्म हो गई हमारे पास, क्लियर। ठीक है ना, क्लियर ना जी। अब मैं क्या करूंगा, इस एम सी इज इक्वल टू ई बाय सी हो जाएगा। अब ये सी इधर आ जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, एम इज इक्वल टू ई बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा जब फोटोन मूव कर रहा होगा तब का ये क्या होगा, मेरा मूविंग मास होगा, मूविंग मास ऑफ द फोटोन। इसको मैं मोमेंटम कहूंगा एनर्जी का। ये ज्यादा आपके बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस मैंने आपको समझा दिया। सब आई होप समझ में आएगा। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं अगले लेक्चर में फिर से आपको डाउट सेशन में समझा दूंगा, ठीक है। यस, अच्छा, जो फोटोन हमारा होता है वो हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसके अंदर क्या करता है, डेविएट करता है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर डेविएट नहीं करता, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर करता है और इसके अंदर डेविएट नहीं करता, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने अभी क्या बताया था आपको, इंटेंसिटी क्या होता है, एन एच एफ बाय 80, यही बताया था इंटेंसिटी को, यही बताया था ना। अच्छा अब ना इसमें ना एक टर्म आती है फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स क्या होता है, फोटोन फ्लक्स होता है काउंटिंग ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, उसको बोलते हैं फोटोन फ्लक्स, और वही हमारी इंटेंसिटी होती है। फोटोन फ्लक्स ही हमारी इंटेंसिटी होती है, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, अब मैं इसको यहाँ पर क्या करूंगा, एच ए टी, ये मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इतना पार्ट कांस्टेंट होता है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एफ हो जाएगा, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, बट फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे। जो मेरी इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, पर जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी नॉट डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी पे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो मेरी फ्रीक्वेंसी डिपेंड ओनली ऑन दी सोर्स, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। सॉरी, नॉट डिपेंड ऑन दी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो सोर्स पे डिपेंड करती है कि उसका सोर्स कैसा है, कि मेटल कैसी है, ठीक है। जो मेरा फाइनली मेरे को क्या कंक्लूजन मिलता है इतना सब करने से, कि जो मेरा इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जब कहे कि सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी आप उसको कांस्टेंट मान लेना। जब कहे कि सोर्स आपका क्या है, सेम है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होएगी। अगर कह दे कि सोर्स आपकी दो चीजें हैं, उन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, वह बोल दे कि सोर्स सेम है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उस समय कांस्टेंट आप मान लेना। पता ही ना चले कि चर्चा ही नहीं हो रही सोर्स के बारे में, तो भी फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट होगी,
ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आगे। अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिख नहीं रहा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या है, ये डिस्कस करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये क्या है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें इसको होने में कितना टाइम लगता है, 10 की पावर -9 सेकेंड लगते हैं। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में बोर्ड में पूछा जाता है, कि डायरेक्ट पूछा जाता है। अब मैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एफिशिएंसी बताता हूँ आपको। जो डायरेक्ट देख लो, उसकी जो एफिशिएंसी होती है 10 की पावर -3 होती, -3 से जो एफिशिएंसी है 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 होती है। देखो अगर आपका नहीं हुआ तो आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे डाउट में लिख सकते हैं कमेंट में नीचे। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको इसमें क्या, कि इसमें क्या होता है ना, 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। जो आइंस्टाइन थे उन्होंने कहा इसमें क्या है, 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, कि एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन। हालांकि हमने यहाँ पे देखा कि पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगती है, ये हम नहीं कह सकते, पर जो एक्चुअल में जब आ जाएगी तब यही माना जाएगा जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा। अब हमको दिख तो ना कि कितनी लाइट आ रही है, तो वो एक तरीके से कहने में कह दिया गया कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, ठीक है। हमने वो बाकी सब कंडीशंस देख ही ली थी उस समय। हाँ, अच्छा, अब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है वो देखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है EV0, ये आप याद कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम EV0, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्स तक जाती है। अच्छा, एनर्जी की जो फोटोन की एनर्जी होती है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाई प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये भी एक आइडियल कंडीशन होती है, ये भी आप एक ध्यान रखेंगे। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसको भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसको मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बटे E इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। आइए अब मैं ग्राफ की बात कर लेता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ V, इसको बोलता हूँ करंट। जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगी उतना ज्यादा करंट होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ये वाली जो पॉइंट हमारा होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल। और यहां से ये वाली जो पॉइंट आती है, इस पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट। कि एक टाइम पे कितनी भी आप वोल्टेज को बढ़ाओ, एक टाइम पे आप कितनी भी वोल्टेज को बढ़ाओ, आपका करंट नहीं बढ़ता, बस उतना ही रहता है। उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप कैसे समझेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है कि जिस पोटेंशियल पे आपका करंट बिल्कुल जीरो हो, उसको उस पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां स्टॉप हो जाए आके। एक तो ये ग्राफ होता है, दूसरा ग्राफ है सैचुरेशन करंट वर्सेस इंटेंसिटी का। अब ये तो बताया ही था आपको, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। वो इस तरीके का जाता है कि जितनी ज्यादा, अगर एक फोटोन आया तो एक करंट आया। अब इस तरीके से थोड़ा सा समझ सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। जो फोटो करंट है, सैचुरेशन करंट है, उसकी ये जो ग्राफ है ये उसका करंट है, उसका ग्राफ है, ठीक है। सैचुरेशन वर्सेस इंटेंसिटी का, या मैं लिख देता हूँ इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होती है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ है। अच्छा, एक ग्राफ हमारा ये होता है, ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ होता है। ये बिल्कुल मेरा ऐसे जाता है, क्यों? क्योंकि जो फोटो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रॉन था तभी वो इस तरीके का ग्राफ गया था, इस टाइप का ग्राफ गया था, क्योंकि उसमें क्या था कि करंट वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इंटेंसिटी का था। ठीक है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए क्या होगा, ये बिल्कुल इक्वल जाएगा, बिल्कुल सेम उस पे जाएगा, लाइन सेम लाइन होगी इसकी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ भी ऐसा होता है। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाए, काइनेटिक एनर्जी हो, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको मैं एक MR स्टार बताता हूँ। क्या बताता हूँ भाई? MR स्टार। हाँ भाई, MR स्टार बहुत सुना होगा आपने MR स्टार का नाम। MR स्टार MR सर का है, मैं MR सर से ही पढ़ा हूँ, तो मेरे को MR स्टार आता है भाई। तो मैं हमेशा MR स्टार की ट्रिक लगाता हूँ भाई। इट इज़ नॉट ए ट्रिक, इट इज़ ए थिंकिंग। ठीक है, MR स्टार कुछ मतलब कोई नई थ्योरम नहीं है, ये एक थिंकिंग प्रोसेस है, पहले ही बता देता हूँ भाई। मैं हमेशा ही से MR स्टार से ही पढ़ा हूँ, तो मुझे MR स्टार आता है, और आपको भी सिखाता हूँ कि क्या चीज़ है ये MR स्टार और किस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे आपके सारे ग्राफ हो जाएंगे। इस 2 MR स्टार है, इन 2 MR स्टार से आपके सारे ग्राफ हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं, कोई भी ग्राफ आ जाए आप ठट से कर दोगे। क्या है वो देखो, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक टाइप की क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है फोटोन। ठीक है, और एनर्जी एक टाइप की काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए, अच्छा अब आप कहोगे कि एनर्जी कैसे, तो एनर्जी ऐसे, एनर्जी फोटोन की किसके इक्वल होती है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है, ये बताया था आपको, होती है। तो उसी से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी हो सकती है। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, EV0 भी लिख सकते हैं, तो ये 5 = EPB हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर है ना, कि ये ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ये इसलिए मैंने ये वाली लाइन आपको बताई। अब आप कहीं भी फ्रीक्वेंसी आ जाए, कहीं भी एनर्जी आ जाए, कहीं भी काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाए, इसके अकॉर्डिंग ही करोगे और वो लाइन आपकी होगी। अच्छा एक ये हो गया, एक ये बात आप ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी को नंबर ऑफ फोटोन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ठीक, और I = NE/T होती है, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहां से हम ये क्लियर करते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ फोटोन के या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये दो चीजें, ये एक MR स्टार, ये दूसरा ये क्या है, इसके अंदर की फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उसको मैं एनर्जी भी मान सकता हूँ, एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, इनमें से एक दूसरे को कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे ही इसमें। ये बात आपको क्लियर है। अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ जो मेरी नोटबुक में है, नहीं तो बोर्ड में तो यहाँ बन नहीं पाएगा सही तरीके से। ये देखो, अब भी समझाता हूँ मैं आपको। ये वाला देखो, ये वाला ग्राफ, एक मिनट में चेक कर लो कि विजिबल है। देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ हमारे MR स्टार सेकंड के अकॉर्डिंग है। ये जो हमने सेकंड MR स्टार बनाया कि इंटेंसिटी को हम नंबर ऑफ फोटोन, अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इसलिए ये सीधा गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और इसके अंदर भी कोई कंफ्यूजन होगी। अब यहाँ पे फोटो करंट पूछा है, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब करंट तो इसके अंदर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे कहीं करंट है नहीं है, तो ये डायरेक्ट ऐसा जाएगा ग्राफ। ठीक, अगर यहाँ वाली टर्म होती फोटो करंट, जैसे कि इस वाले के अंदर यहाँ वाली टर्म है इंटेंसिटी, तो यहाँ पे ये वेरिएबल गया है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट गया है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज नहीं है, मैंने इस तरह से समझ रखा है, आप भी इस तरह से समझ लीजिए। अब इसमें अब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी क्या है, नंबर है। अब इंटेंसिटी वाली लाइन में कहीं काइनेटिक एनर्जी आई नहीं आई, तो ये कांस्टेंट। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी दोनों है, तो यहाँ पे ये इस टाइप का जाएगा। पर ये हमको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं होता। ये बात हमको पहले भी पता है कि हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट करवाने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी जब भी मिलेगी जब कोई इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तभी
एमिट कैसे होगा, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। तो ये वाली बात तो हमको याद रखनी है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा अगर ये हमारा ईएमएफ वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ है। अब यहाँ पे जो सबकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम आती है। अब I1 करंट है इसकी, ये इतना कम करंट है, ये कम होता है, ये ज़्यादा है, ठीक है। I1 कम, अब ये I1 कम करंट है तब भी इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। I2 ज़्यादा है I1 से, तब भी उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा है वो कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या है, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी। जो करंट होता है वो कभी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है। वो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होएगी और नंबर फोटोन, तो वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो उनकी पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, मिट गया, कि देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट, काइनेटिक मैक्स डिफरेंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट। अगर मेरा स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगी। अगर पूछ लिया इंटेंसिटी डिफरेंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उसकी सेम रहेगी क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाली बात। आपने देखो, अब मेरी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इस चीज़ को। अगर अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी लिखनी हो तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो फोटो करंट है वो इंक्रीजेज होगा लीनियरली क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये वाली बात क्लियर। अब पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कि एक जो फ्रीक्वेंसी है वो तो फिक्स्ड है, जब फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है तो जो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। उसी बात को देखो यहाँ पे जो सैचुरेशन करंट है वो भी इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्स है उसको हमने देखो यहाँ पे अफेक्ट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेट, तो मतलब जो टोटली मैंने आपको समझा दिया है। आप यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो इस वाले पॉइंट से आप ये वाली लाइनें लिख सकते हो, इस टाइप का ग्राफ बना सकते हैं जैसे पेपर में आ जाए लिखने के लिए, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। टोटली मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आपका बोर्ड है इसलिए। कट ऑफ पोटेंशियल पूछे, क्या होता है कट ऑफ पोटेंशियल, फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल इज गिवन टू प्लेट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, कि जब तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए उस पॉइंट को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। जहाँ पे करंट जीरो हो जाए, बात मैंने आपको बताई थी ग्राफ में, है ना। काइनेटिक एनर्जी ये तो बता ही रखा है मैंने आपको, ठीक है। और ये लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मैंने आपको पढ़ा ही दिया, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बोर्ड के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये 3 लाइनें ये हो गई और एक लाइन ये वाली हो गई, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि किसके इक्वल होती है, एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स। एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच वी, वी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है जिसको मैंने एफ से डिनोट किया हुआ है लेक्चर में, ठीक है। एच एफ इज इक्वल टू फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स। आई होप समझ में। अब ये रिलेशन पढ़ लेते हैं, ये वाला रिलेशन क्या चीज़ है, अब इसकी रिलेशन देख लेते हैं। देखिए, हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हम एनर्जी को लिखते हैं एच एफ, ठीक। एनर्जी को लिखते हैं एच एफ, ये बात आपको पता ही है। एनर्जी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच एफ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच एफ इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब इधर काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिख लेता हूं मैं एक बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फाई नॉट, ठीक, एच एफ माइनस ये फाई नॉट उधर जाएगा, इधर काइनेटिक मैक्स आ जाएगी। समझ में आया बात, ये बात आ गई ना समझ आपको। अब इस फाई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, जो मेरा वर्क फंक्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच वी नॉट लिख सकता हूं। वर्क फंक्शन को ये लिख सकता हूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, ठीक। अब इधर एच मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और एफ माइनस एफ नॉट आ जाएगा।
और इधर इस काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वी नॉट से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बता भी रखा है काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, ई वी नॉट की होती है। अब यहाँ से मेरा जो वी नॉट है उसको मैं निकाल सकता हूँ एच बाई ई इंटू एफ माइनस एफ नॉट, राइट। अब इसको मैं यहाँ से आप निकाल सकते हैं इक्वेशन, कुछ भी निकाल लीजिए आप। अगर आपको वी निकालना हो तो वी को मैं सी बाई लेमडा पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर लो आप वी को, मतलब इस एफ को क्या लिख सकते, पुट कर सकते हो आप सी बाई लेमडा एच बाई ई इंटू सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नोट। समझ में आ रहा होगा। ये मेरी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का रिलेशन हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। यहाँ पर ये जो इक्वेशन ये सारा बताया है, ये इसमें 3 रिलेशन है। पहला है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, ठीक। स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ का रिलेशन, ये 2 टाइप से बोर्ड के पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आप हिचकेंगे नहीं, और जो मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो है वो भी लेके आऊंगा, पर इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ सारी थ्योरी को कंप्लीटली करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, अब जैसे मैं पूछूं आपसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ। 1 मिनट, कैसे बनाएंगे, ऐसे पहले 2 डंडे खींच देंगे ये तो सबको पता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल में इसको इससे डिनोट करता हूँ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एफ से या वी से आप कर लो, चाहे वी से कर लो, वी से। ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी का साइन, ये हो गया मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल का साइन। बताओ ये इस तरीके से बनेगा। अब ये वाली लाइन आई कैसे, ये अभी हमने जो इक्वेशन सॉल्व करी है हम उससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी पता कर सकते हैं। बताऊं? अच्छा, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव, ये टर्म मैं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब ये वी नॉट को मैं ऐसे इधर उधर करके कर सकता हूँ, तो ये मतलब ये वहीं से आई कि इसका जो हमारा इंटरसेप्ट, अच्छा वो दिख नहीं रहा आपको इस वाली इक्वेशन से, कि जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव इधर जाके इस तरीके से मिलेगा, इतना होता है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा एंगल है, ये स्लोप जो होगा tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई ई हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, इसलिए वो करके इधर जाएगा, मतलब वी मतलब फ्रीक्वेंसी, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करा गया है। जैसे कि आप इस वी नॉट को इधर ही रखिए, एच म्यू बटे ये ई इधर आ जाएगा माइनस 5 बाई ई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से या माइनस सी से करूँ तो ये सी इंटरसेप्ट होता है। अब ये वाला जो इंटरसेप्ट ये यहाँ आ जाएगा माइनस का, या जो भी प्लस का है वो इंटरसेप्ट मेरा माइनस का है, 5 ई बटे 5 बाई जो ई मेरा आया है वो मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ये tan थीटा मेरा स्लोप हो जाएगा। ये इस तरीके से बना है ग्राफ। अगर आपको कंफ्यूजन में हो रही हो तो मैंने बता दिया आपको। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओ, तो उसको पहले इक्वेशन देख लो काइनेटिक एनर्जी, और मुझे किसका बनाना है, फ्रीक्वेंसी का बनाना है, एच एफ माइनस फाई नॉट, ये मैं लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना भाई। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ पे भी वही फंडा आएगा भाई। क्या फंडा कि जो मेरा इंटरसेप्ट है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, जो फाइन जो मेरा यहाँ से जो वो आएगा इंटरसेप्ट जो होगा c की जो वैल्यू होगी वो क्या है -5 है, तो ये इधर आएगी और ये इधर से बिल्कुल सीधा जाएगा, क्योंकि क्या है जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ही ग्राफ बना रहा हूँ, इसलिए वो डायरेक्ट है। और इसका अगर मैं वो स्लोप कहूँ तो थीटा एंगल पे है ये, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई ई हो जाएगा। आई होप समझ में आप लोगों को आया होगा। ई कैसे हो जाएगा, अगर मैं इसको c बाई लेमडा ले लेता हूँ तो उस तरीके से यहाँ पे हम लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई वी नॉट हो जाएगा ना, फिर वो उस हिसाब से हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको सारे ग्राफ एक तरीके से सब कुछ बता दिया है। अगर कोई रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, मैं आप कमेंट कीजिएगा वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने ये सारा कर लिया है, ठीक। हमने ये इनके टर्म को भी सब देख लिया है अच्छी तरीके से, फोटो इलेक्ट्रिक की जो वेव थ्योरी है। अब हम ये सब भी कंटिन्यू कर लेते हैं, बस अब 10-15 मिनट का लेक्चर और रहता है। चलो अब हम दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं
उसी से हम अपने कंसेप्ट को आगे चालू कर देंगे। देखो भाई मेरा तरीका पढ़ाने का ये है कि मैं टॉपिक नहीं बताता मैं कौन सा पढ़ाने जा रहा हूँ, जब मैं पूरा टॉपिक पढ़ा देता हूँ तब मैं बता देता हूँ। ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पता भी नहीं लगा, जो जो पढ़ाया ना बस उसको आप अच्छे से दिमाग में रख के अपने क्वेश्चन करेंगे, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। नोट्स बताइएगा, अगर नोट्स मांगेंगे तो मैं नोट्स भी दे दूंगा आपको, ठीक। अच्छा अब जो लाइट होती है, अच्छा मेरा तो दिखता ही नहीं है बोर्ड, सब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं अपना बड़ा बोर्ड भी ले आऊँगा। देखिए अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बड़ा बोर्ड भी ले आऊँगा, फिर उसमें पढ़ाने में और ईजी रहेगा, पर अभी ऐसे ही पढ़िए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। लाइट एक क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। लाइट एक पार्टिकल है ऐसा कहा, पर लाइट इज ए नॉट ए पार्टिकल। क्या है, नॉट ए पार्टिकल। ये क्या है, लाइट एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, समटाइम बिहेव एज ए पार्टिकल, समटाइम बिहेव एज ए वेव। तो पार्टिकल वाला देख लिया, अब हम देखते हैं वेव कैसे करता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारे पार्टिकल की नेचर पे हुए हैं, और वेव की नेचर पे पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये सारे जो टॉपिक है ये हमारे वेव वाले जो लाइट को वेव बोला गया उस अकॉर्डिंग हुआ है। तो जो डी ब्रोगली है उनको हमेशा लव था सिमेट्री से, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर एवरी मैटर, एवरी मैटर क्या होता है भाई, कमेंट में लिखिएगा। एवरी मैटर दो उनके ड्यूअल नेचर होते हैं, वही बताया आपको। एक लाइट, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, ठीक है। हाँ अब जो मैटर है वो भी क्या, एक पार्टिकल, वेव, उसको हम वेव भी लिखते हैं, तो जब उसको वेव बोलेंगे तो क्या होगा, वेव। तो मैटर वेव, वो क्या हो जाएगा, मैटर वेव। मैटर एक पार्टिकल, जब पार्टिकल बोलेंगे तो पार्टिकल, जब वेव तो उसको बोल देंगे मैटर वेव, ठीक है। जो स्पीड ऑफ मैटर होती है वो 0 से इंफिनिटी तक होती है, इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। मैटर कौन सी वेव, कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। जो हमारा है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, लैम्डा को हम एच बाय पी भी लिखते हैं। एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ, पी मोमेंटम, ठीक है, पी मोमेंटम। लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच बटे पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम है mv, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय mv, ठीक। अच्छा जब मेरा मास क्या होता है, रेस्ट पे है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, तब मेरा लैम्डा क्या हो जाएगा, h बटे m इंटू 0, उसको हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। उसको इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, कई लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, उसको बोलेंगे अनडिफाइंड। और जब मास मूविंग होगा तो मूविंग मास जो होगा वो दूसरा टाइप का होगा। m मूविंग मास जो होता है मेरा m0 बटे √1 माइनस आर स्क्वायर बटे सी स्क्वायर से होता है, जिसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। लैम्डा वर्सेस टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक, वो तो आपका अलग है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसके बेस पे हम पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख सकता हूँ, ठीक। इसको मैं काइनेटिक को p² बाय 2m भी लिख सकता हूँ। तो p को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2mk भी लिख सकता हूँ ना। k को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में भी 2m ev भी लिख सकता हूँ। तो इसी अकॉर्डिंग जब मैं लैम्डा को, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p है, तो इस p को मैं ये भी लिख सकता हूँ h बटे √2mk, है ना, लिख सकते हैं ना भाई। और या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाली टर्म जोड़ देंगे, तो हम न्यूमेरिकली टर्म में अगर एच एम के इन सबको हटाएंगे तो हमारा जो लैम्डा है वो 1.227 बटे √v नैनोमीटर हो जाएगा, जब हम इन सब की टर्म को पुट कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। ये बात आपको समझ में आती होगी ना। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसमें जो हमारे किस भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए हम फेल ना हो, हम हर टाइप के क्वेश्चन को कर ले, जो कि मैंने अपने हाथ से बना रखी है। दैट इज दिस।
लेमडा को मैं क्या लिखता हूँ, h/p लिख सकता हूँ। ठीक है, ये पता बताया ही मैंने। ठीक, अब इस h/p, p को मैं mv लिख सकता हूँ, तो लेमडा इज इक्वल टू h/v। ये क्लासिकल पार्टिकल हम इसी तरीके से देखते हैं। आपको मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी और आपसे पूछ लिया कि लेमडा बताओ, या लेमडा दे दिया, मास दे दिया, वेलोसिटी बताओ, या वेलोसिटी दे दी, लेमडा दे दिया। तो इस तरीके से हम घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फॉर रियलिस्टिक पार्टिकल के लिए एक स्मॉल और फास्ट मूविंग जो होगा उसके लिए लेमडा ये होगा। यहाँ पे हमने मास की वैल्यू जो अभी हमने वहाँ पे निकाली थी, हमने अभी जो बताई। आगे है लेमडा इज इक्वल टू h/mv है, तो उसको मैं चार्ज पार्टिकल के थ्रू इस तरीके से लिख सकता हूँ। चार्ज अगर प्रोजेक्टेड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो कुछ इस तरीके से होगा, h/m इंटू v0 प्लस QE/t। ये ना आप देखो, अगर समझोगे इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है, और जैसे ये है, अब लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पूछा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया, लेमडा प्रोटॉन के लिए पूछा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया, न्यूट्रॉन के लिए पूछा है तो ये फॉर्मूला। ठीक, तो इस तरीके से हम सारे कर लेंगे। और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिटल के लिए पूछा है तो ये लगा देंगे। बाकी इतना सब कुछ पूछता नहीं है आपकी बोर्ड क्लासेस के अंदर। मेनली आपका इस पे और इन दोनों ये वाली जो है इन पर ही ज़्यादा चलता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही हो जाएंगे। ये जो नीट लेवल का होता है उनके लिए होता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से होता है। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस तो अभी आपको मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं। अच्छा, एक बार हम फटाफट रिकैप लेते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मैं आज जुकाम हो गया मुझे, तो आपको सुड़ की आवाज़ ज़्यादा आई होगी। चलो कोई बात नहीं, फटाफट हम इसको रिकैप कर लेते हैं। लाइट चली गई है फिर भी हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब जैसे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर लाइट को, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद करके आना और नोट्स भी बना लेना जितने बन पाए, नहीं तो मैं भी दूंगा नोट्स आपको। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हम मॉडर्न फिजिक्स चालू करिए, अगला चैप्टर हमारा एटम का होगा। अच्छा, थोड़ा सा शेड्यूल का देख लो क्या सीन रहने वाला है। शेड्यूल का सीन देख लो एक बार कि किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। संडे का ऑफ रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंडे को हम पढ़ा करेंगे फिजिक्स, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, वेडनेसडे को बायोलॉजी। ठीक है, फिर थर्सडे को फ्राइडे और सैटरडे, फिर वापस से वही PCB। ठीक, एक हफ्ते में हम 2 चैप्टर कंप्लीट किया करेंगे। और अगर आप कहेंगे तो NCERT एग्जाम्पल वाली भी मैं चीज़ें लेकर आपके साथ आऊँगा। ठीक, सपोर्ट कीजिए तभी आपका ये सीरीज कंटिन्यू चल पाएगी, अदरवाइज नीचे भी ड्रॉप हो सकती है। वैसे होगी नहीं, मैं कंटिन्यू रखूँगा इस बार। ठीक, अब कल आपको केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक चलेगी अब कल केमिस्ट्री में, जो हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर है वो। और वेडनेसडे को बायोलॉजी का जो चैप्टर है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारा लेक्चर होगा वो 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर की डिफ़िकल्टी लेवल पे। और देखो, अगर अच्छे से समझाऊंगा तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा देना पड़ेगा। स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा।